गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हम सभी लोगों ने अध्ययन किया कि भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, कि हाउ टू मैनेज द फिजिकल रिसोर्सेज। तो उसमें हल्की सभी पॉइंट्स पर चर्चा हुई थी। तो आइए कुछ डिटेल्स में चर्चा करते हैं, आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो पहला है विद्यालय भवन। भौतिक संसाधनों में जो 10 संसाधन हैं मुख्यतः, उन संसाधनों के नाम आप जान लें पहले। पहला संसाधन है विद्यालय भवन, दूसरा संसाधन है हॉस्टल, तीसरा है लेबोरेटरी प्रयोगशाला, चौथा है लाइब्रेरी पुस्तकालय, और आपका जो पांचवा है वो है खेल का मैदान, छठा है विद्यालय की फर्नीचर, सातवां है शैक्षिक उपकरण, आठवां है स्वच्छता, और नौवां है शौचालय, और 10वां है पेयजल व्यवस्था। ये जो 10 आपके पॉइंट्स हैं, यही आपके भौतिक संसाधन हैं जो एक विद्यालय में रहते हैं। अब इन्हीं का कैसे प्रबंधन किया जाए। प्रबंधन का मतलब होता है कि जो जिस लक्ष्य को लेकर के इनकी व्यवस्था की गई है उस लक्ष्य की पूर्ति हो और हम उनका अधिकतम उपयोग कर सकें। तो पहला पॉइंट हम पहले संसाधन पर आते हैं, विद्यालय भवन। स्कूल की बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग मैंने बताया था कि सुंदर होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, और जो उसका क्षेत्रफल हो, उसमें कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हो। वहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, कमरे जो बने वो हवादार हों, विद्यालय थोड़ा सा धरातल से जो उसकी नींव हो वो ऊंचाई पर हो, बहुत कोलाहल आबादी के नज़दीक विद्यालय न हो, थोड़ा सा जहाँ पर शांति हो वहाँ पर विद्यालय अवस्थित किए जाएं। आवागमन की मतलब सड़क हो या चक्रोड हो जहाँ पर बच्चे आसानी से सुगमता से जा आ सकें। मच्छर सील मतलब निचले इलाके में ना हो, पानी न लगता हो उसके चारों तरफ, मच्छर न लगते हों, सीलन न हो, वहाँ पर वृक्ष लगाए जाएं, वाटिका आकर्षक हो, पौधे लगाए जाएं जिससे वहाँ का वातावरण शुद्ध हो। तो विद्यालय भवन जो दिशा होती है उसके लिए एक मानक है कि विद्यालय भवन की दिशा पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में विद्यालय की बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके पीछे तथ्य यह है कि पश्चिम से अगर दक्षिण पूर्व की दिशा में विद्यालय की बिल्डिंग होगी तो ठंडक में बच्चों को धूप अच्छी लगेगी और गर्मी में बच्चों को सीधे धूप नहीं लगेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब विद्यालय कई तरह के बनते हैं, उनके अगर आकार की बात करेंगे तो विद्यालय आई आकार का बनता है। आपने देखा होगा कि आई तरह की बिल्डिंग होती है, मतलब बिल्डिंग इसी तरीके से बनी होती है आई की तरह। एक ई की तरह बनी होती है, मतलब यहाँ पर कमरे होते हैं, ऐसे कमरे होते हैं, फिर ऐसे होते, फिर बीच में होते हैं। ई एच आकार का विद्यालय, यू आकार का विद्यालय, टी आकार का विद्यालय, एल आकार का विद्यालय, वाई आकार का विद्यालय, इस तरह के विद्यालय का निर्माण किया जाता है। और इनमें सबसे व्यवहारिक आपका ई आकार का विद्यालय होता है। ई आकार का विद्यालय सबसे आकर्षक होता है, मतलब चारों तरफ बिल्डिंग होती है, बीच में बिल्डिंग होती है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि कहीं एक लाइन में विद्यालय होता है, कहीं ऐसे यू आकार का होता है, कहीं ई आकार का होता है, कहीं टी आकार का होता है, कहीं वाई आकार का होता है। तो विभिन्न प्रकार हैं। विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान होने चाहिए, कम लागत में बने, लचीलापन हो। बहुत ज़्यादा धन खर्च करके अच्छा बनाना तो सभी लोग कर लेंगे, वहाँ पर मैनेज किया जाए कि कैसे कम धन में अच्छी चीज़ बने, अच्छी बिल्डिंग बने। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, विद्यालय आकर्षक हो, सजावट हो, वहाँ पर बाउंड्री वॉल वगैरह, नोटिस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो डेस्क बेंच कुर्सियाँ हों, वहाँ पर जो सारे मतलब विद्यालय भवन के अंदर जो भी चीज़ें हों वो आकर्षक एकदम सजा कर रखी जाए और वैज्ञानिक ढंग से बने। पिलर पे जरूरत है पिलर बने, उसकी ढलाई कैसे होगी, कहाँ पर श्यामपट्ट लगेगा, कहाँ पर फैंस लगेंगे, मतलब एक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। तो विद्यालय भवन एक ऐसा आपका संसाधन है जो कि मुख्य संसाधन है, और यह कहीं न कहीं से पठन पाठन को, छात्रों के रुचि को, छात्रों के व्यवहार को, उनके अधिगम को प्रभावित करता है। तो नो डाउट एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग का मैनेजमेंट करना नितांत आवश्यक है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। दूसरी हम बात करते हैं हॉस्टल की, छात्रावास की। जो बच्चे दूर से आते हैं, विद्यालय से उनका घर दूर है, वो डेली अप डाउन नहीं कर सकते, तो उनके लिए विद्यालय के नज़दीक ही हॉस्टल की व्यवस्था की जाती है। हॉस्टल में कुछ चीज़ें उसका प्रबंधन होना चाहिए,
कि रहन सहन की व्यवस्था उचित हो, मतलब उसका आकार कमरे का, एक कमरे में 2 बच्चे रहेंगे, एक ही रहेंगे, कमरे में तखत है कि नहीं, फैन है कि नहीं, उसकी चुनाई रंगाई पुताई हुई है कि नहीं, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, भोजनालय की व्यवस्था सही है, भोजन बनाने वाला कर्मी ठीक ठाक है, अच्छा भोजन बना रहा है, पर्यावरण वहाँ का स्वच्छ हो, नाली बनी हो, विद्यालय से बहुत दूर न हो, और जो भी छात्रावास का वार्डन हो, छात्रावास की देखभाल करने के लिए वार्डन की नियुक्ति होती है, उस वार्डन का व्यवहार छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक हो, प्रेम पूर्वक हो, जिससे बालकों में उसका प्रभाव पड़े और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, और वहाँ टेलीविज़न की व्यवस्था हो, इंटरनेट की व्यवस्था हो, मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स आते हों, और इंडोर जो गेम्स होते हैं, कैरम बोर्ड हुआ, चेस हुआ, लूडो हुआ, तमाम ऐसे बैडमिंटन हुआ, इंडोर गेम्स की व्यवस्था हो, जिससे बालक समय समय पर उनका सांस्कृतिक विकास भी हो। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, जो छात्र सिद्धांत में सीखता है उसको वो करके सीखता है, तो करके सीखने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग के लिए छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, तो उसके लिए प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर छात्र अपने सिद्धांतों को जा करके वो स्वयं करके सीखता है। तो प्रयोगशाला अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर सारे संसाधन होने चाहिए, प्रयोग करने के लिए उचित उपकरण होने चाहिए, प्रयोगशाला में एक असिस्टेंट होना चाहिए, छात्र के लिए वहाँ सारी सुविधाएं, पानी की व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था, सारी चीज़ें जो प्रयोगशाला के लिए जरूरी हैं वो होनी चाहिए। पुस्तकालय, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। बहुत सारे दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने पुस्तकालय को बौद्धिक प्रयोगशाला कहा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो पुस्तकालय को। विद्यालय का हृदय, पुस्तकालय, ये 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब पुस्तकालय का क्या कार्य है, पुस्तकालय क्यों जरूरी है, पुस्तकालय का प्रबंधन, एक अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए। पुस्तकालय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, जैसे एक पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए, वहाँ पर अलमीरा होनी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें होनी चाहिए, उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए, प्रिंसिपल को चाहिए कि समय समय पर निरीक्षण करे, वहाँ पर एक दीवार घड़ी लगी हो, और बच्चों के लिए टाइम निर्धारित किया जाए, हफ्ते में 3 दिन बच्चे वहाँ जा करके स्वाध्याय करें। पुस्तकालय पढ़ने की आदत विकसित करता है, स्वाध्याय की आदत विकसित करता है, पाठ्यक्रम को बच्चे किताब से पढ़ सकते हैं। तो पुस्तकालय का कार्ड बनता है, वो कार्ड बनाया जाए, छात्रों को किताबें निर्गत की जाएं, तो ये सब छात्र वहाँ जा करके शांतिपूर्वक बैठ करके पढ़ें। पुस्तकालय में मैगजीन्स आएँ, न्यूज़पेपर्स आएँ, वहाँ इंटरनेट की व्यवस्था हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाएं। और पुस्तकालय का कार्य क्या है, पुस्तकालय छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करता है। आजकल मोबाइल के ज़माने में पढ़ने की आदत लोगों की छूट रही है, इसमें पुस्तकालय का बड़ा महत्व है कि जा करके वहाँ किताबें पढ़ें। किताबें केवल स्याही और पन्ने नहीं हैं, ये छात्रों की, अध्यापकों की, पढ़ने वालों की मित्र कही जाती हैं, और अच्छी अच्छी पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए, उससे ज्ञान का वर्धन होता है, ज्ञान का विकास होता है। पेयजल की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, आप सभी लोग जानते हैं कि भूख और प्यास 2 बहुत ही ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं। तो बालक तो टिफ़िन लेकर के आते हैं, विद्यालयों में भोजन करते हैं, आजकल मिड डे मील भी बन रहा है। इसके बाद कुछ बच्चे पानी भी लेकर आते हैं, लेकिन जो पानी की व्यवस्था विद्यालय को करनी चाहिए। तो इसके लिए इंडिया मार्का हैंड पाइप प्राइमरी विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगाए गए हैं। कहीं कहीं जगहों पर आरओ वाटर्स की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ पर हैंड पाइप्स लगाए हों उसके चारों तरफ ये ध्यान देना चाहिए नाली बनी हो, कहीं पानी लगता ना हो, नहीं वही पानी जा करके परकोलेट हो करके जाएगा नीचे। वहाँ का वातावरण साफ हो, बच्चों के पानी पीने की उचित व्यवस्था हो, टैप वाटर लगा है तो टैंक की साफ सफाई की जाए, तो पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल बच्चों को मिले, ये मैनेजमेंट होना चाहिए। आइए, खेल का मैदान, खेल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो इंटरवल के बाद की जो घंटी लगी, खासकर 6वीं 7वीं घंटी, उसमें खेल की उचित व्यवस्था हो, जो जिसमें जिस बच्चे की रुचि हो उसको उस तरह के खेल की टीम में भाग लेना चाहिए। और क्योंकि खेल एक ऐसी गतिविधि है जो बालक के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। विद्यालय फर्नीचर में डेस्क बेंच आता है, कुर्सी मेज आती है, छात्रों के बैठने की व्यवस्था, श्यामपट्ट, अध्यापकों के बैठने के लिए कुर्सी मेज, प्रिंसिपल के ऑफिस में जितने भी टेबल कुर्सी बैठने के अतिथियों के लिए सब लगे रहते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं उचित हों, छात्रों के उम्र के अनुसार
फर्नीचर की व्यवस्था हो, अच्छे ब्लैक बोर्ड लगे हों, खिड़कियाँ अच्छी हों, श्यामपट अच्छा हो, जो भी फर्नीचर में सारी चीज़ें आती हैं वो मानक के अनुरूप हो। शैक्षिक उपकरण का मतलब है कि शिक्षा के लिए जो प्रयोग में आने वाले उपकरण हैं। एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक छात्र जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम शैक्षिक उपकरण कहते हैं। आपने ऑडियो एड्स पढ़ा, वीडियो एड्स पढ़ा, आपने देखा होगा टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, एपिडायोस्कोप, पुस्तकें, तमाम ऐसे चीज़ें हैं। इनमें ब्लैक बोर्ड भी आता है शैक्षिक उपकरण में, इसकी उचित व्यवस्था हो, ब्लैक बोर्ड अच्छा होना चाहिए। चार्ट, मॉडल, मानचित्र, कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ रेखा चित्र हैं, कुछ विज्ञान की और मैथमेटिक्स की, साइंस और मैथमेटिक्स किट आती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारी चीज़ों का प्रबंधन होना चाहिए। विद्यालय में इन चीज़ों की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इनसे पढ़ने से बालक की सारी इंद्रियां प्रयोग में आती हैं और ज्ञान अस्थायी होता है। स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। एक स्वच्छ वातावरण रहेगा तो बालक का विकास होगा। साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो, नाली की उचित व्यवस्था हो, पानी कहीं लगे ना, सिरन ना आती हो, विद्यालय में हवा आती हो, बढ़िया वाटिका हो, पौधे लगे हों, हरा भरा वातावरण हो, नोटिस बोर्ड वहाँ का ब्लैक बोर्ड वहाँ मतलब लगे घुसने के बाद कि हाँ एक स्वच्छ वातावरण में हम आ गए हैं। अगला है शौचालय मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत विद्यालय में आता है। अगर सह शिक्षा की व्यवस्था है तो बालक के लिए अलग, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में पूरा स्वच्छता का ध्यान दिया जाए और स्टाफ के लिए अलग हो, वहाँ पर जो भी सैनिटरी के सामान हैं वो उपलब्ध हों, सोप, हैंड वॉश बेसिन, समय समय पर सफाई कर्मी हफ्ते में 1 दिन उसकी सफाई करें। प्रिंसिपल को चाहिए, स्टाफ को चाहिए कि उसका निरीक्षण करें और कहीं कोई कमी हो तो वो स्टाफ को बताएं। तो ये जो मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताएं ये भौतिक संसाधन हैं और इन भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन टीम के द्वारा करना चाहिए। ठीक।